क्या आप जानते हैं भारत में वकील यानी लॉयर सिर्फ एडवोकेट ही नहीं होते हैं, कोई होते हैं सॉलिसिटर, कोई होते हैं अटॉर्नी और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस यानी कि फाइलिंग करने के लिए जरूरी होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर। और हाँ, एक और बात जो आपको शायद चौंका दे, एडवोकेट परसेंटेज में फीस नहीं ले सकता है। अगर वो ले रहा है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि हर आम इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। एडवोकेट कौन होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं और वकालत का असली मतलब क्या है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भारत में एडवोकेट बनने की लीगल प्रक्रिया क्या है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर, पेटेंट अटॉर्नी, ट्रेडमार्क अटॉर्नी कौन कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर कैसे बनते हैं और आखिर में वकील को किस तरीके से फीस लेनी चाहिए और क्या क्या एथिकल रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लीगल सफर। भारत में एडवोकेट कौन होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है एडवोकेट कहलाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और लीगल रिक्वायरमेंट होती है। भारत में एडवोकेट यानी वकीलों को रेगुलेट करता है एडवोकेट एक्ट 1961। इस एक्ट के सेक्शन 2 के मुताबिक एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो स्टेट बार काउंसिल में इनरोल हो और जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रैक्टिस करने की अनुमति दी हो। यानी अगर आपने लॉ की डिग्री पूरी कर ली है तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट बार काउंसिल जैसे दिल्ली बार काउंसिल, यूपी बार काउंसिल वगैरह में अपने आपको रजिस्टर कराना होगा और उसके बाद 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसको शॉर्ट में AIB कहते हैं उसको पास करना जरूरी होता है। हाँ दोस्तों, याद रखें 2 साल के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 2 साल जैसे ही आपके खत्म हो जाएंगे और अगर आपने AIB पास नहीं किया है तो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो रद्द कर दिया जाएगा और जब तक आप ये एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आप जब ये सारे स्टेप पूरे कर लेते हैं तभी आप एडवोकेट कहलाते हैं और लीगल प्रोफेशन का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखें, आप एडवोकेट बनने के बाद किसी भी इंडिया के कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और बात, पुराने समय में जो वकील, प्लीडर या लीगल प्रैक्टिशनर कहे जाते थे उन्हें अब कलेक्टिवली एडवोकेट के तहत कवर किया गया है। यानी अब भारत में सिर्फ एक ही कैटेगरी है एडवोकेट जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, पेटेंट अटॉर्नी, ट्रेडमार्क अटॉर्नी क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ खास लीगल रोल्स की जो एडवोकेट तो होते हैं लेकिन उनके काम और अथॉरिटी अलग अलग होती है। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम समझते हैं। ये भारत के सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देते हैं और ये प्रोविजन आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कवर है। ये सरकार का पक्ष कोर्ट में रखते हैं। अगर किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पर सरकार को कोई सलाह चाहिए है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की राय ली जाती है। दोस्तों इसी तरीके से एडवोकेट जनरल होता है, ये हर राज्य का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है पूरे देश के लिए, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होता है। इसका प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेटेंट अटॉर्नी या ट्रेडमार्क अटॉर्नी। पेटेंट अटॉर्नी कोई भी साइंस ग्रेजुएट बन सकता है, उसको पेटेंट एग्जामिनेशन का कोर्स पास करना होता है और उसके बाद वो पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसी तरीके से ट्रेडमार्क अटॉर्नी बनने के लिए आप CS हैं, CA हैं, एडवोकेट हैं, आप ट्रेडमार्क अथॉरिटी में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी बन जाएंगे और किसी भी क्लाइंट के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल
ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि पेटेंट अटॉर्नी, ट्रेडमार्क अटॉर्नी ये स्पेशलाइज्ड प्राइवेट प्रैक्टिस होती है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सॉलिसिटर और बैरिस्टर क्या होते हैं, क्या ये इंडिया में वैलिड होते हैं? इन लीगल टाइटल्स को अक्सर आपने फिल्मों में, फॉरेन वेब सीरीज में सुना होगा, जैसे सॉलिसिटर और बैरिस्टर। लेकिन क्या सच में ये टाइटल सॉलिसिटर बैरिस्टर इंडिया में होते हैं? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये रोल क्या होते हैं। इंग्लैंड और वेल्स जैसे देशों में लीगल प्रोफेशन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है सॉलिसिटर और दूसरा होता है बैरिस्टर। सॉलिसिटर का काम होता है क्लाइंट से डायरेक्ट बात करे, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करे और उन्हें लीगल एडवाइस करे, जबकि बैरिस्टर वो होता है जो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायल का हिस्सा होता है। तो सवाल है क्या भारत में ऐसा कोई सिस्टम है? तो दोस्तों भारत में ये ऑफिशियली कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। एडवोकेट ही क्लाइंट से मिलता है और उससे बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग करता है और क्लाइंट का कोर्ट में केस लड़ता है। लेकिन सॉलिसिटर और बैरिस्टर को लेकर अभी कुछ ट्रेसेस इंडिया में बचे हुए हैं, जैसे स्पेशली बॉम्बे में। बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ एक सोसाइटी है जहां आज भी सॉलिसिटर का एग्जाम कंडक्ट होता है और जो उसको पास करता है उसे सॉलिसिटर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक इसमें बात समझिए, सॉलिसिटर का एग्जाम वही दे सकता है जो ऑलरेडी एडवोकेट होता है। तो इस कैटेगरी से, इस टाइटल से आपको एक स्पेशलाइज्ड रिकॉग्निशन मिलती है। इसके अलावा जो एडवोकेट काम करता है वही काम सॉलिसिटर भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं बैरिस्टर की। ये टाइटल अब इंडिया में यूज नहीं होता है, ये अंग्रेजों के जमाने का टाइटल है और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा से जो डिग्री के लोग आते थे उनको बैरिस्टर की एक टाइटल मिलता था और वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते थे। तो नटसेल में हम समझेंगे भारत में अब सिर्फ एक ही लीगल कैटेगरी है एडवोकेट की। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। हम कई बार सुनते हैं वो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, ये लॉयर हैं। लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर टर्म ये यूएस के टर्म होते हैं। इंडिया में लीगल एक ही टर्म होता है, वकील यानी कि एडवोकेट। तो सिर्फ एलएलबी ग्रेजुएट करके ना ही आप लॉयर बनते हैं ना ही एडवोकेट बनते हैं। लॉयर एक बहुत ही कॉमन टर्म्स है और मिसकंसेप्शन इस टर्म्स को लेके। इंडिया में एक ही टर्म होता है और उसको कहते हैं एडवोकेट। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे एडवोकेट की जो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को फाइल करने के लिए मैंडेटरी होता है। वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एओआर। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी भी पार्टी को कोई केस फाइल करना है वकील के द्वारा, तो वो वकील होगा एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। दोस्तों फाइलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल रूल है, फाइलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल से ये डिसाइड किया है कि फाइलिंग में हेल्प एओआर करेगा। अपीयर कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सवाल आता है एओआर कैसे बनते हैं। तो देखिए एओआर बनने के लिए आपको मिनिमम 4 साल किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, आपका 4 साल का पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और कम से कम 1 साल के लिए सीनियर एओआर यानी कि वो एओआर जिसके पास 10 साल की प्रैक्टिस का अनुभव है उसके अंदर ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही एओआर का एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें प्रोसीजर को लेके, ड्राफ्टिंग को लेके, एथिक्स को लेके और बहुत सारे लैंडमार्क केस लॉ हैं उनको आपको पढ़ना होता है और आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उस एग्जाम को पास करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपना वकालतनामा लगा सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एओआर का वकालतनामा लगता है, बाकी सारे लोग एओआर की इंस्ट्रक्शन के द्वारा उस केस में एंड विद द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपीयर हो सकते हैं। तो एओआर फाइलिंग और प्रोसीजर वर्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको फाइलिंग करनी है तो इसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ एओआर के पास होती है। अब दोस्तों इस पार्ट में हम समझते हैं एडवोकेट बनने का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं एक ऐसे डेजिग्नेशन की जो हर वकील का आमतौर पर सपना होता है और उसे कहते हैं सीनियर एडवोकेट। जैसा कि पहले हमने समझा, सीनियर एडवोकेट का स्टेटस
प्रमोशन नहीं है बल्कि एक सम्मान है। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उन एडवोकेट्स को दिया जाता है जिनकी अच्छी लीगल स्टैंडिंग है, नॉलेज है, इथिक्स अच्छे हैं उनके। लेकिन इस डेजिग्नेशन की प्रक्रिया को लेकर पिछले कुछ सालों से हमने बहुत ज्यादा विवाद और डिबेट सुनी है। 2017 में इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन को लेकर एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम लागू किया था। इसमें टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें अपीयरेंस, जजमेंट, लीगल राइटिंग, इंटरव्यू और ईयर ऑफ प्रैक्टिस को अलग अलग वेटेज दी जाती थी। 2023 में कोर्ट ने इसको कंटिन्यू किया और ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के नाम पर अपहोल्ड किया। 13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया और उसको एक तरीके से खारिज कर दिया। केस था जितेंद्र काला वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस जजमेंट में कोर्ट ने साफ कहा, सब्जेक्टिंग सीनियर एडवोकेट टू इंटरव्यूज एंड नंबर बेस्ड असेसमेंट एक नोबल प्रोफेशन की डिग्निटी के खिलाफ है। यानी आप एक्सपीरियंस एडवोकेट हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है तो ये थोड़ा सा आपकी डिग्निटी के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा, पिछले 7 सालों का अनुभव ये दिखाता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम से ना ही ऑब्जेक्टिविटी आ रही है और ना ही मेरिट को ठीक से मापा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया, शॉर्ट इंटरव्यू सिर्फ आउटर व्यू दिखाते हैं, एडवोकेट की असली कैपेबिलिटी नहीं। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस को पॉइंट देना अनफेयर है, क्योंकि सिर्फ लंबे समय से ही प्रैक्टिस करना मेरिट या अच्छा वकील होना नहीं होता है। और एक दूसरा जो पीयर द्वारा इंटरव्यू लेना और पॉइंट्स देना, ये भी एडवोकेट की डिग्निटी के खिलाफ है। कोर्ट ने एक और पॉइंट उठाया, पब्लिकेशन को 5 पॉइंट्स देना भी अनफेयर है, क्योंकि राइटिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है और सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा, जो कमेटी स्कोरिंग करती है उसमें बार काउंसिल के भी लोग शामिल होते थे, जबकि एडवोकेट एक्ट के मुताबिक डेजिग्नेशन का पूरा प्रोसेस सिर्फ कोर्ट के पास है, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, ना कि किसी भी बार के मेंबर के पास। इसलिए कोर्ट ने डिक्लेयर किया, इंदिरा जयसिंह में जो पॉइंट वाला सिस्टम है अब वो लागू नहीं होगा और डेजिग्नेशन सिस्टम को लेकर फिर डिजाइनिंग होगी, फिर देखा जाएगा कि क्या अच्छा एक प्रोसेस बन सकता है। तो बॉटम लाइन ये है, अब सीनियर एडवोकेट की जो डेजिग्नेशन है सिर्फ नंबर और इंटरव्यू से नहीं मिलेगी, बल्कि रियल परफॉर्मेंस, रेपुटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज के आधार पर तय की जाएगी। दोस्तों, एक सवाल कई बार हमारे व्यूअर पूछते हैं, कई बार नए स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, नए लॉयर्स जो होते हैं वो भी पूछते हैं, वकालत कैसे शुरू करें? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और उसका जवाब बहुत ध्यान से समझिए। नए लॉ ग्रेजुएट के मन में ये बहुत बड़ा सवाल आता है, लॉ की डिग्री मिल गई, चलिए एडवोकेट भी बन गए। एडवोकेट का प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया, स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोल होना होता है। और एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बार एसोसिएशन का मेंबर बनना जरूरी नहीं है। आप किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में एनरोल हो जाते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, आपको 2 साल के अंदर AIB पास करना होता है और ये भी उन लोगों के लिए है जिनको 2010 के बाद अपनी लॉ डिग्री मिली है। तो दोस्तों याद रखिए, आपको एडवोकेट की प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल ऑफ स्टेट में एनरोल होना होता है, ना कि किसी भी बार एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है। आप बार एसोसिएशन की मेंबर बन सकते हैं, वो बहुत ही एक अच्छी चीज है। आपको वहां पे कार का पास है, लाइब्रेरी का एक्सेस है और बार मेंबर्स की जो फैसिलिटीज होती हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। अब हम अपने सवाल पे दोबारा से वापस आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये चैलेंज फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत ज्यादा है। जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर्स हैं, उनके पास एक मोटा मोटी जमाई प्रैक्टिस होती है, उन्हीं पुरानी फाइलों से वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, या जो किसी और प्रोफेशन में होते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रैक्टिस कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। आप किसी भी एक्सपीरियंस एडवोकेट के साथ जुड़ सकते हैं, चैम्बर की प्रैक्टिस में जुड़ सकते हैं। लिटिगेशन सीखने के लिए आपको कोर्ट में केस को समझना होगा, आपके पास केस फाइल होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। कई बार लोग कहते हैं कि कोर्ट में जाके बैठिए, देखिए और समझिए।
सिर्फ देखने समझने से सब कुछ नहीं होगा, आपके पास फाइल तो है नहीं, 1 मिनट में आर्गुमेंट हो जाती है और आप उससे कितना सीख पाएंगे। अगर आपके पास क्लाइंट की फाइल नहीं है तो कोर्ट में बैठना पूरी तरीके से बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। आप कोर्ट क्राफ्ट कैसे बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आपको रिस्पेक्टफुल होना है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, पर आप आर्गुमेंट क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, अगर आपके पास उस केस की फाइल होती है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो कोर्ट में बैठना जरूरी है, पर अगर आपको फाइल होती है तो ये सोने पे सुहागा है दोस्तों। जैसे ही आप चैम्बर को ज्वाइन करते हैं या किसी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ आप तरह तरह के कोर्टों में जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, बहुत सारी फाइल्स को पढ़ते हैं, क्लाइंट को मीटिंग करते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉलेज में पॉसिबल ही नहीं है और होती ही नहीं है। कुछ कॉलेजेस में मूट कोर्ट होता है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होता है और उससे भी आप रियल प्रैक्टिस नहीं सीख सकते हैं। तो पहला जो मैंने आपको तरीका बताया, किसी भी पुराने एडवोकेट को ज्वाइन करिए और उनके साथ प्रैक्टिस को सीखिए। दूसरा तरीका है दोस्तों, लीगल एड या प्रो बोनो वर्क को करना। फ्री लीगल सर्विसेज देने वाले एनजीओज होते हैं, डीएलएसए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। उनके साथ कोई भी एडवोकेट काम कर रहा है तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इससे आपको क्लाइंट डीलिंग का रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कोर्ट फाइल होगी, आपके पास पिटीशन होगी, प्लेंट होगी और आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं और समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों तीसरा और मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा, अगर ये दोनों तरीके आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप उन फोरम्स को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कंज्यूमर कोर्ट, एमएसीटी, रेवेन्यू कोर्ट, रेरा। इन सब में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस का इतना स्ट्रिक्ट यूज नहीं होता है। सिंपल एक कंप्लेंट होती है, उसी के साथ सारे प्रूफ लग जाते हैं और आप फाइल कर सकते हैं। इनकी फाइलिंग भी बहुत इजी होती है। देखिए कोई भी मैटर क्लाइंट के लिए छोटा नहीं होता है, लेकिन अगर हम ग्रेविटी को समझें तो रेरा है, कंज्यूमर कमीशन है, इन सब में कम स्टेक वाले छोटे मैटर्स होते हैं। क्लाइंट आप पर नए होने के बावजूद भी ट्रस्ट कर सकता है और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सीख सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखें, एलएलबी की डिग्री में आपको तभी नहीं पढ़ना है जब आप एलएलबी कर रहे हैं। लॉयर एडवोकेट का मतलब है अब आपने लाइफ लॉन्ग पढ़ने की एक शपथ ले ली है और आपको ऑल द टाइम जजमेंट्स, आर्टिकल, बेयर एक्ट सब आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, बड़ी बड़ी ट्रिब्यूनल्स ने क्या कहा है, ये सारा बहुत जरूरी है। तो आप लीगल आर्टिकल या ब्लॉग लिख सकते हैं जिससे लीगल कम्युनिटी में आपका थोड़ा नाम होगा, नॉलेज होगी। और हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग, क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपकी एक नेटवर्किंग भी होगी। दोस्तों एक बात याद रखें, कोर्ट क्लर्क है, रजिस्ट्री स्टाफ है या किसी भी लेवल का कोई भी एम्प्लॉई है कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, वो सब आपके लीगल जर्नी का हिस्सा होता है। बॉटम लाइन ये है, वकालत कोई रेस नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपनी गलती को सुधारने का आपको मौका मिलेगा। दोस्तों इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एडवोकेट परसेंटेज फीस, यानी कि कंटीजेंसी फीस भी क्या ले सकता है, यानी केस के आउटकम के आधार पर क्या फीस ले सकता है या नहीं ले सकता है। बेल हो गई, केस जिता दिया तो मेरी फीस 5 लाख है, अगर बेल नहीं हुई, केस नहीं जीता तो मेरी फीस 2 लाख है, या कुछ भी। क्या ऐसा वकील कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। एडवोकेट रिजल्ट के बेस पर क्लाइंट से फीस नहीं मांग सकता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, फीस को लेके कई बार डिबेट होती है, वकील कितनी फीस चार्ज कर सकता है। तो मैंने इस पे एक रील भी करी है और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोफेशनल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने कई बार सुना होगा वो एडवोकेट 10 लाख पर हेयरिंग लेते हैं, वो 15 लाख पर हेयरिंग लेते हैं, और कोई 15,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है। तो किसी भी एडवोकेट की फीस पर कोई भी कैप नहीं है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक बात को याद रखिए, कोई भी एडवोकेट
केस के आउटकम के आधार पर, रिकवरी के आधार पर, जजमेंट के आधार पर कोर्ट क्या फैसला देने वाला है, उसके आधार पर फीस चार्ज नहीं कर सकता है, फीस निगोशिएट नहीं कर सकता है। ये बार काउंसिल के रूल 20 का वायलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2017 के केस में साफ किया, कोई भी एडवोकेट क्लाइंट से अगर फीस रिजल्ट के आधार पर लेता है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपका इतना रिकवरी होगा तो मेरी ये फीस होगी, वो फिड्यूशरी ड्यूटी का वायलेशन होता है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स का वायलेशन होता है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, लीगल प्रोफेशन एक नोबल सर्विस है, ना कि कॉमर्शियल वेंचर। और दोस्तों, लॉ कमीशन ने भी इस पे रिपोर्ट दी है कि परसेंटेज बेस्ड फीस अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, वकील क्लाइंट से अपने काम के हिसाब से, अपने एफर्ट्स के हिसाब से, केस टू केस के हिसाब से रीजनेबल फीस मांग सकता है। उसका जितना एफर्ट लग रहा है, जितने आवर्स लग रहे हैं, जितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, जितनी ड्राफ्टिंग है, इन सभी के आधार पर फीस मांग सकता है, ना कि कोई भी आउटकम के हिसाब पर। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एडवोकेट सिर्फ बार काउंसिल ऑफ स्टेट में इनरोल होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल का कोई भी वकील नहीं होता है। वो एडवोकेट जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, इनरोल्ड है, वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी अगर कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तो उनकी ज्यादा प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, पर्टिकुलर हाई कोर्ट में हो सकती है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो किसी को रेस्ट्रिक्ट करे किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वकील है, तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का मेंबर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एडवोकेट मेंबर नहीं होता है और कोई भी एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट का मेंबर नहीं होता है। वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर होता है। तो अगर आप स्टेट बार काउंसिल से आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस है, तो आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद रखिए, वकील सिर्फ कानून के ही नहीं, भरोसे के भी रखवाले होते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना, भारत में एडवोकेट सिर्फ एक टाइटल नहीं है, एक ही जिम्मेदारी है। चाहे बात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की हो, सॉलिसिटर की हो, सीनियर एडवोकेट की हो, एडवोकेट की हो, हर डेजिग्नेशन के पीछे एक लंबी मेहनत, एथिकल कमिटमेंट छिपा होता है। और सबसे जरूरी बात, वकील को सिर्फ कानूनी नहीं, अपने क्लाइंट के भरोसे का भी पालन करना होता है। तो परसेंटेज में फीस लेना, कंपनसेशन लेना, उसके साथ कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब नोबल प्रोफेशन की आत्मा के खिलाफ माना जाता है। इसलिए अगर आप वकील हैं या बनने की सोच रहे हैं, तो याद रखें, आप सिर्फ कानून के जानकार नहीं हैं, आप इंसाफ के रक्षक भी हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगला वीडियो आप किस लीगल टॉपिक पे चाहते हैं, ये कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही ऑथेंटिक लीगल कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों, एक इन्फॉर्म्ड विजिलेंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार।